हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई नीट स्टडी सर्कल। तो आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 1 जो कि है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स कंटिन्यू करेंगे। ये उस चैप्टर का सेकंड पार्ट है, तो अगर आपको फर्स्ट पार्ट देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा और ऊपर आई कार्ड में भी पॉपअप हो जाएगा। सो मेक श्योर आप पहले फर्स्ट पार्ट देखें और फिर इस पार्ट को देखें। अब नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, पेरेंट्स दो होते हैं, इसमें गैमेट फॉर्मेशन होता है और फिर जो गैमेट दो फॉर्म हुए थे उनका फ्यूजन होता है और जाइगोट फॉर्म होता है जो कि 2n या फिर डिप्लॉयड होता है। इसमें यही चीज़ इन्होंने बताई है। फॉर्मेशन, एक मिनट, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का ईदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ अपोजिट सेक्स। तो सेम इंडिविजुअल से भी दो गैमेट फॉर्म हो सकते हैं और डिफरेंट से भी हो सकते हैं, बट मेन चीज़ इसमें ये है कि जो गैमेट है उनका फ्यूजन होगा और जाइगोट फॉर्म होगा जिससे न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होगा। अब ये क्या है, ये हमारा इलेबोरेट, कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में। ऑफ कोर्स ये इसके कंपैरिजन में स्लो प्रोसेस होगा, इसमें हमारा मियोसिस इन्वॉल्व होता है जो अपने आप में एक स्लो प्रोसेस होता है एंड इससे जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होते हैं वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। बिकॉज ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए वो आइडेंटिकल नहीं होंगे पेरेंट्स से या फिर आपस में। तो इसमें ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस हुए वो आइडेंटिकल नहीं होंगे क्योंकि उसमें जो फीचर्स आए हैं, जो कैरेक्टर्स आए हैं वो दो अलग अलग इंडिविजुअल्स से आए हैं। ऑफस्प्रिंग जो फॉर्म हुआ है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग ही होंगे। अब a study of diverse organisms, plant, animal or fungi show that they differ so greatly in external morphology, internal structure and physiology. When it comes to sexual mode of reproduction, surprisingly they share a similar pattern. अब इसमें इन्होंने बोला है कि प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई ये आपस में बहुत डिफरेंट होते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी। पर जब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात आती है तो इनके बीच में एक सिमिलर पैटर्न शो होता है। अब वो सिमिलर पैटर्न के फीचर्स क्या होते हैं वो हम देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट, ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव टू रीच अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। दिस पीरियड ऑफ ग्रोथ इज जुवेनाइल फेज। इसमें इन्होंने हमें बताया है कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो रिप्रोड्यूस करने से पहले उसको ग्रो करना होता है, मैच्योर होना होता है, फिर उसके बाद ही उसको रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज़ आती है उसमें सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने की। तो इस फेज़ को, इस ग्रोथ के फेज़ को जब वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं होता या फिर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसको हम जुवेनाइल फेज़ कहते हैं। और इस सेम फेज़ को हम प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज़ भी कहते हैं। अब ऑफ कोर्स जैसे हर चीज़ डिफ़र करती है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, इस फेज़ की ड्यूरेशन भी डिफ़र करती है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में। सेकेंड, इन्होंने यहाँ पे हमें बताया है कि जब हमारा जुवेनाइल फेज़ या फिर वेजिटेटिव फेज़ एंड होता है तो इसको हम रिप्रोडक्टिव फेज़ में वो एंटर कर जाते हैं जहाँ पे वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके वो एक्टिव हो जाते हैं, कैपेबल हो जाते हैं। हायर प्लांट्स में क्या होता है, हायर प्लांट्स में जब वो फ्लावर करने लगते हैं तब हम कहते हैं कि वो रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर चुके हैं, क्योंकि जो फ्लावर्स होते हैं वो हमारे हायर प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे फ्रूट फॉर्मेशन होता है और आगे और डेवलपमेंट होता है, इसलिए वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है हायर प्लांट्स का। Observe a few trees in your area. Do they flower during the same month year after year? Why do you think the availability of fruits like mango, apple, jackfruit is seasonal? अब इन सब फ्रूट्स की अवेलेबिलिटी सीजनल क्यों होती है, या फिर जो ट्रीज़ हैं हमारे एरिया में वो सिर्फ एक सर्टेन पीरियड में क्यों फ्लावर करते हैं? क्योंकि जो उनको कंडीशंस चाहिए होती हैं, जो उनको एनवायरनमेंट चाहिए होता है प्रोड्यूस करने के लिए, वो डिफ़र करता है। तो जो एनवायरनमेंट जब मिलेगा तब वो रिप्रोड्यूस करेंगे, तो इसलिए वो सीजनल उसे कहते हैं। आर देयर सम प्लांट्स दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर? प्लांट्स जो कि एनुअल होते हैं या बाइनियल होते हैं, इनमें क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट फेज होता है। एनुअल प्लांट्स होते हैं जो हमारे एक साल में ही अपना पूरा लाइफ साइकिल शो कर देते हैं, जैसे कि वो अपना वेजिटेटिव फेज होगा उनका, फिर वो रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करेंगे और फिर आगे और ग्रो करेंगे, सेनेसेंस में पहुंच जाएंगे। बाइनियल होता है, उनका 2 ईयर्स का लाइफ साइकिल होता है, तो वो अपने 2 ईयर्स में शो करेंगे। पहले उनका वेजिटेटिव होगा वही ऑफकोर्स, फिर रिप्रोडक्टिव होगा, सेनेसेंस
इनफ्लोरेसेंस होगा। फिर इनमें तो इन दोनों प्लांट वेराइटीज़ में क्लियर कट डिवीजन होता है इनके बीच में। अब कुछ हमारे होते हैं पेरिनियल स्पीशीज़। पेरिनियल मतलब वो 2 ईयर्स से ज़्यादा उनकी होती है लाइफ साइकिल। तो उसमें क्या होता है, वो उसमें उनका जो ये फेसेस होते हैं इनके बीच में क्लियर कट डिवीजन नहीं होता है। अब इन्होंने नेक्स्ट हमें यहाँ पे दे रखा है कुछ अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना, जिसमें 2 इन्होंने हमें एग्जाम्पल दिए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल दिया है बैम्बू स्पीशीज़ का, बैम्बू प्लांट का। इसमें क्या होता है, इसमें ये अपनी लाइफ में सिर्फ वंस फ्लावर करते हैं, एक बार फ्लावर करते हैं, वो भी 50 to 100 ईयर्स के बाद, और फिर उसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं और फिर मर जाते हैं। तो मतलब वो अपनी लाइफ स्पैन में सिर्फ बैम्बू प्लांट बेचारा एक बार प्रोड्यूस करेगा, वो भी 50 to 100 ईयर्स के बाद, और फिर उसकी डेथ हो जाएगी। फिर सेकंड इन्होंने हमें यहाँ पे दे रखा है स्ट्रोबिलांथस कुंथियाना या फिर नीला कुरंजी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये क्या करता है, ये 12 ईयर्स में एक बार फ्लावर करता है, और लास्ट टाइम फ्लावर किया था सितंबर अक्टूबर 2006। वैसे अब तो 12 ईयर्स हो गए हैं, तो ये 2018 होना चाहिए। और क्या होता है इसमें, ये मास फ्लावरिंग होती है, इसमें मास फ्लावरिंग होती है जो कि हिली ट्रैक्ट्स ऑफ केरला, इसे मार्क कर लेते हैं, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु को ब्लू कर देते हैं, क्योंकि ये जो होता है इसका नाम में ये नीला कुरंजी, तो ये स्ट्रोबिलांथस जो होता है ब्लू कलर के फ्लावर्स होते हैं इसके, तो ये उसे कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू हो जाते हैं, और काफ़ी टूरिस्ट आते हैं इसे देखने के लिए। नेक्स्ट है, in animals the juvenile phase is followed by morphological and physiological changes prior to active reproductive behavior. The reproductive phase is also variable. तो एनिमल्स में हम जब जुवेनाइल फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करते हैं तो कुछ मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग चेंजेस आते हैं बिफोर वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाएं। ओके, और रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है वो भी डिफरेंट उसकी ड्यूरेशन होती है अलग ऑर्गेनिजम्स में। कैन यू लिस्ट द चेंजेस सीन इन ह्यूमन बींग्स दैट आर इंडिकेटिव ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी? ऑफ कोर्स ये भी हमें पता ही है, प्यूबर्टी में जो भी चेंजेस आते हैं वो सारे होते हैं इसके रिप्रोडक्टिव फेज की मैच्योरिटी के इंडिकेशन। Among animals, for example, birds, do they lay eggs all throughout the year or is it a seasonal phenomena? What about animals like frogs, lizards? You will notice that birds live in captivity. तो इसमें उन्होंने बताया है कि जो हमारी बर्ड्स होती हैं जब वो नेचर में रह रही होती है, नेचुरल एनवायरनमेंट में, तो वो एग्स ले करती है सिर्फ सीजनली, जब उनको फेवरेबल कंडीशंस उनको मिलती हैं उस टाइम वो करती हैं। बट जब कैप्टिविटी में बर्ड्स रह रही होती है, कैप्टिविटी मतलब जैसे पोल्ट्री फार्म्स वगैरह में जब बर्ड्स रह रही होती है तो उनको हम थ्रू आउट द ईयर वो एग ले करवा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे को कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर, मतलब हमें ज़रूरत होती है उसकी एग्स की, तो हम उन्हें थ्रू आउट द ईयर करवा सकते हैं। कैसे हम उनको वो वैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं जिसमें वो नेचुरली एग्स ले करते हैं। अब जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पोल्ट्री फार्म्स में जो एग्स प्रोड्यूस होते हैं थ्रू आउट द ईयर वो फर्टिलाइज नहीं होते हैं। तो इसका मतलब आप जब मार्केट से कोई एग ला के अपने घर पे उसको वैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करोगे कि वो हैच हो जाए, तो वो हैच नहीं होगा क्योंकि वो फर्टिलाइज नहीं होता है। अब ये यहाँ पे एक और चीज़ है, the females of placental mammals exhibit cyclic changes in the activities of ovaries and accessory ducts as well as hormones during the reproductive phase. अब इन्होंने बोला है कि जो प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं उनकी फीमेल्स, उनके एक साइक्लिक चेंज, उनमें एक चेंज आता है ओवरीज में और उनके एक्सेसरी डक्ट्स में, मतलब जैसे कि एक्सेसरी डक्ट मतलब फेलोपियन ट्यूब वगैरह, और हॉर्मोन्स में ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज। अब ये चेंज कैसे होता है, जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं, नॉन प्राइमेट्स में जैसे कि काउ, शीप, रैट्स, डियर्स, डॉग्स, इनमें क्या होता है, इनमें जो चेंज साइक्लिक चेंज आता है इसको हम कहते हैं ओएस्ट्रस साइकिल। और जबकि प्राइमेट्स जैसे कि मंकी, एप्स वगैरह, इनमें जो चेंज आता है ह्यूमंस में भी, इन्हें हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मैनी मैमल्स जो कि स्पेशली जो कि वाइल्ड या नेचर में रह रहे हैं, वाइल्ड कंडीशंस में, वो इन साइक्लिक चेंजेस को सिर्फ फेवरेबल सीजन्स में ही शो करते हैं इन द रिप्रोडक्टिव फेज। अगर उनका रिप्रोडक्टिव फेज चल रहा है उसके बावजूद भी वो इन साइक्लिक चेंजेस को सिर्फ फेवरेबल कंडीशंस में शो करेंगे। तो इनको हम कहते हैं सीजनल ब्रीडर्स, मतलब ये सिर्फ
कुछ सीजन्स में वो करते हैं, और फिर कुछ मैमल्स होते हैं जो कि थ्रू आउट एक्टिव होते हैं अपने रिप्रोडक्टिव फेज के, उनको हम कहते हैं कंटिन्यूस ब्रीडर्स। तो ऑफकोर्स इनके नाम से ही पता लग रहा होगा सीजनल ब्रीडर्स हैं, तो ये अपने रिप्रोडक्टिव फेज में सिर्फ कभी कभी जब फेवरेबल कंडीशन या सीजन मिलेगा इनको तो उस टाइम ये रिप्रोड्यूस करेंगे। कंटिन्यूस ब्रीडर, कंटिन्यूस है नाम में, तो ये कंटिन्यूसली कभी भी अपने रिप्रोडक्टिव फेज में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हें अगर गर्म एनवायरनमेंट चाहिए या ठंडा एनवायरनमेंट चाहिए, अनलाइक सीजनल ब्रीडर्स। तो कंटिन्यूस ब्रीडर्स का हमारा एग्जांपल हो सकता है ह्यूमन बींग्स, कभी भी रिप्रोडक्टिव फेज में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये हमने वेजिटेटिव या फिर जुवेनाइल फेज़ पढ़ा, फिर रिप्रोडक्टिव फेज़ पढ़ा। अब रिप्रोडक्टिव फेज़ में के बाद हमारा आता है सेनेसेंस। रिप्रोडक्टिव फेज़ का एंड हो जाता है तो इसे हम कहते हैं सेनेसेंस या फिर ओल्ड एज। हम कैसे कह सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म अपने ओल्ड एज में पहुंच गया है, तो उसका पैरामीटर होता है रिप्रोडक्टिव फेज़ का एंड होना। अब उसके अलावा भी काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में, जैसे मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाना और बाकी सारी चीज़ें। ऑफ कोर्स सेनेसेंस फेज या फिर ओल्ड एज के बाद इट अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो कि होती है उसकी नेचुरल डेथ। अब इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन 3 फेजेस। अब इन तीनों फेजेस के बीच में, हमारे जुवेनाइल फेज के बीच में, रिप्रोडक्टिव फेज के बीच में, सेनेसेंस के बीच में, इन सब के बीच में काम किसका है? हॉर्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन सब के बीच में। अलग अलग हार्मोन्स के बीच की इंटरैक्शन, एनवायरनमेंट की एंड एनवायरनमेंट के फैक्टर्स, ये सब रेगुलेट करते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस और उनके साथ जो भी हमारे बिहेवियर एसोसिएट होता है उस ऑर्गेनिज्म का। अब आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी ऑल सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट events and processes that have remarkable fundamental similarities। वही सेम चीज़ जो हमने अभी ऊपर पढ़ी थी कि सारे एनिमल्स, फंजाई, प्लांट्स, इन सब के बीच में इतने डिफरेंसेस होते हैं, उसके बावजूद भी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होता है, इसके बीच में बहुत सिमिलैरिटी होती है। तो वही ये चीज़ बोल रहे हैं कि उनके बीच में रिमार्केबल फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ होती है, जबकि उनके स्ट्रक्चर्स डिफर करते हैं। अब इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो इलैबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स फॉलो अ रेगुलर सीक्वेंस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब हमारा इलैबोरेट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, फिर भी उसका एक रेगुलर सीक्वेंस होता है जो वो फॉलो करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, एम्ब्रियोजेनेसिस फॉर कन्वीनियंस। ये हमारे, तो इसमें इन्होंने हमें बहुत ब्रीफ में बता दिया कि उसमें क्या होता है। मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, गैमेटोजेनेसिस, दोनों के बीच में फ्यूजन होगा, जाइगोट फॉर्म होगा, जाइगोट से एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब एम्ब्रियो फॉर्म होगा और फर्दर डेवलपमेंट होगी। तो ये हमारा बेसिक वो होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। इसको इन्होंने 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस में डिवाइड कर दिया, जो कि है प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन।